आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे अशोक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। ये पूरा लूसेंट इसी तरह से अगर आपको देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर क्वेश्चंस आपको लूसेंट में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अशोक महान हुआ 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अयंती का राजपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? तो अशोक वर्धन कहा गया। अशोक वर्धन। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी क्या थी? तो तोसली। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टालमी सेकंड ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। अशोक के दरबार में ये राजदूत को भेजा था। अशोक के दरबार में इस राजदूत को भेजा था और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। नोट में है कि अशोक के पौत्र कौन है? तो दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान किया। अशोक के माता का नाम याद रखना सुभद्रांगी था। अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से और शेष भारत के ब्राह्मी लिपि के अभिलेख में मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैंथलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। इनकी संख्या कितनी है? तो 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित कुछ विषय हैं। पहला है कि इसमें पशुबल की निंदा की गई है। पहला शिलालेख में पशुबल की निंदा की गई। दूसरे शिलालेख में कि मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया और तीसरे शिलालेख में अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। शिलालेखों में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख में देखेंगे तो चौथा शिलालेख में क्या है
इस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। और 5वें शिलालेख में, इस शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय की जानकारी मिलती है। 6ठा शिलालेख है कि इसमें आत्मा नियंत्रण की शिक्षा दी गई। आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई 6ठे शिलालेख में। आगे है 7वां शिलालेख। तो 7वां शिलालेख में क्या है, इनमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया। और 9वां शिलालेख में है कि इसमें भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया। भेंट तथा सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किसमें किया गया, तो 9वें शिलालेख में। आगे 10वां शिलालेख। तो 10वें शिलालेख में इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। ये 10वां शिलालेख में दिया गया। 11वां शिलालेख में क्या है, तो इसमें धम्म की व्याख्या की गई। धम्म की व्याख्या की गई किसमें, 10वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई। धम्म की व्याख्या की गई किसमें, 11वें शिलालेख में की गई है। धम्म की 11वां शिलालेख है कि इसमें धम्म की व्याख्या की गई। 12वां शिलालेख है कि इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई। और 13वां शिलालेख में क्या है, तो 13वां शिलालेख में इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई। इसी में पहाड़ी राजाओं का वर्णन हुआ। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन हुआ। और 14वां शिलालेख में क्या है, तो याद रखना, इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। ये 14वां शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट है कि आगे है कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, तो याद रखना इनकी संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ। पहला स्थान है प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दूसरा शिलालेख है कि दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। नेक्स्ट है कि दिल्ली मेरठ। तो नेक्स्ट शिलालेख है दिल्ली मेरठ। इसमें मेरठ में स्थित स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। नंबर 4 है कि रामपुरवा। यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में हुई। 1872 में कहाँ पर, कार्लायल ने की थी। 1872 में किसने की थी, तो कार्लायल ने की थी। 5वां शिलालेख है कि लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में है। 6वां है कि नंदनगढ़ चंपारण, जो ये भी बिहार में है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। आगे देखते हैं कि कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौन सा अभिलेख, तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है, तो याद रखना रुम्मीदेई। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का जो 7वां अभिलेख है वो क्या है, सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की गई कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। इसमें यह घोषणा की गई कि सभी मनुष्य मेरे
क्या हैं, तो बच्चे हैं। आगे है कि अशोक आगे है कि अशोक का सार्य कुना, अशोक का सार्य कुना जिसे कहते हैं कंदहार, जिसे क्या कहते हैं, कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषाओं में प्राप्त हुआ। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित नियुक्ति साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। इसके आगे हम देख लेते हैं कि मौर्य प्रांत एवं राजधानी। तो उत्तरापथ की राजधानी क्या है, तक्षशिला। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी है। कलिंग की राजधानी तोसली है और दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी है, स्वर्णगिरी। और प्रासी या पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र है। आगे देखते हैं कि सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। कितना, तो 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अगला कि अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महापात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में 4 जासूस को कहा गया। अर्थशास्त्र में 4 जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो प्रांतों को चक्र कहा जाता था। आगे देख लेते हैं कि इसमें अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ कौन कौन है। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ, तो मंत्री को क्या कहते हैं, मंत्री प्रधानमंत्री। पुरोहित को क्या कहते हैं, तो पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति जो है ये सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज जो है ये राजपुत्र कहलाता था। और दवारिक ये राजकीय द्वार रक्षक था। राजकीय द्वार रक्षक अंतर सेनानायक ये सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान कहलाता था। और युवराज को याद रखा, ये राजपुत्र कहलाता था। इसे दवारिक ये राजकीय द्वार रक्षक। अंतर्वेदिक कौन था, अंतापुरा का अध्यक्ष। समाहर्ता ये आय का संग्रहकर्ता। सन्निधाता ये राजकीय कोष का अध्यक्ष है। प्रशास्ता कारागार का अध्यक्ष है। परदृष्टि यह कमिश्नर है कहलाता था। और पौर क्या है, पौर नगर का कोतवाल था। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश नंबर 12। नंबर 13 है नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष था। नेक्स्ट है कि कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष कहलाता था। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष था। दंडपाल सेना का सामना एकत्र करने वाला। दुर्गा रक्षक कहलाता था। और अंतपाल नेक्स्ट है कि लास्ट अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। इसके आगे देख लेते हैं कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र राष्ट्रिक कहलाते थे।
प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? तो ग्राम, जिसका मुखिया ग्रामीक कहलाता था। नेक्स्ट के प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो ये क्वेश्चंस थे जो कंप्लीट हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। उस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद।